श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवावाणी के इस खास सेगमेंट मार्गदर्शन में। मैं हूं अशोक पांडे और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। क्या कारण है इसके पीछे? भारत सरकार अंतरिक्ष दिवस घोषित करके क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है और ऐसा महत्वपूर्ण विषय क्यों है ये कि आज हम इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर के, भारत की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर के तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज इस कार्यक्रम में हम तलाशेंगे और इन सवालों के जवाबों के क्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान हैं। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स IIT BHU में और खगोल विज्ञान में आपकी विशेषज्ञता है। आपने IIT BHU से अपनी पढ़ाई पूरी की है, अपनी रिसर्च भी पूरी की है और इसके बाद आप UK में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए गए। वहां से रिसर्च पूरी करने के बाद आप एरीज नैनीताल में बतौर वैज्ञानिक भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भारत सरकार की तरफ से मिशन आदित्य L1 जो सूर्य के विषय में अनुसंधान का एक मिशन था, जो कि अभी हाल के कुछ एक वर्षों में शुरू किया गया था, आप उसकी सूट टेलीस्कोप के वैज्ञानिक टीम के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं और सूर्य और उसके हेलियोस्फेयर के अनुसंधान में सक्रिय रूप से आप संलग्न हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आपको नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद पांडे जी, हमें आमंत्रित करने के लिए। अभिषेक जी, अंतरिक्ष विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो एक आम श्रोता की नजर से अगर हम देखें या एक आम व्यक्ति की नजर से अगर हम देखें तो अंतरिक्ष की दुनिया बड़ी अनोखी और बड़ी अजब गजब है। उसके बारे में सिर्फ वही जान सकता है जो उस विषय का विशेषज्ञ है। आम व्यक्ति की नजर में वो एक तारा है, वो एक ग्रह है और तमाम सारी हम क्रियाएं देखते हैं। यहाँ जमीन से आसमान की तरफ जब हम अपनी नजरें उठाते हैं तो हमें आसमान में, अंतरिक्ष में बहुत सारी क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं। अंतरिक्ष की इस रोमांचक दुनिया की शुरुआत जो है, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करें तो इसरो की यात्रा या भारत की अंतरिक्ष यात्रा की हम चर्चा करें तो वो कैसी है, किस तरह से आप देखते हैं उसे? एक्चुअली यह विदित है कि हमारे भारत देश में खगोल विज्ञान और अंतरिक्षीय विज्ञान के अध्ययन की एक लंबी परंपरा रही है और खासकर आजादी के आसपास से इसमें बहुत तेजी से प्रयास हुए हैं और सभी वैज्ञानिकों ने और वैज्ञानिक समुदाय ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो आजादी के समय में 1948 के आसपास प्रोफेसर विक्रम साराभाई और उनके वैज्ञानिकीय टीम ने बहुत अभूतपूर्व प्रयास किए थे और उस समय के परियोजनाओं को विकसित किया था। बेसिकली वो बैलूनिंग एक्सपेरिमेंट थे जो टाटा इंस्टीट्यूट ने प्रतिपादित किए थे इन वैज्ञानिकों के देखरेख में। और इन बैलूनिंग एक्सपेरिमेंट्स का जो मूलभूत उद्देश्य था वह था पृथ्वी के बाह्य वातावरण में होने वाली प्रक्रियाओं, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। और फिर आजादी के बाद जैसे ही हम लोगों ने विकास कार्यक्रम शुरू किए, इसरो का गठन हुआ और भारत के अंतरिक्षीय परियोजनाओं का विकास कार्य शुरू हुआ, तो आप सभी को विदित हो कि सबसे पहले 1963 में साउंडिंग रॉकेट एक्सपेरिमेंट किए गए। आप सभी को पता है कि 1975 में आर्यभट्ट के रूप में पहला सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिन प्रतिपादित होने लगे। 1994 में रोहिणी C सीरीज के सैटेलाइट लॉन्च हुए और फिर धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में समग्र विकास करते गए। अब हम देखें तो हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे निकल के आ चुके हैं। जैसा कि सभी को विदित है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन हम लॉन्च कर चुके हैं। चंद्रयान 2 की सफलता के बारे में सभी लोगों को पता है और आज हम नेशनल स्पेस डे मनाने जा रहे हैं 23 अगस्त को, इसी परिप्रेक्ष्य में, चंद्रयान मिशन की सफलता के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन यह जर्नी अभी बहुत आगे जानी है। जैसा कि आपने सुना होगा, रिसेंटली आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ जो L1 पॉइंट तक पहुंचा और यह पॉइंट पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा पे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे पहुंचना एक महती उपलब्धि है क्योंकि यह तकनीक और विज्ञान दोनों के क्षेत्र में एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य है। L1 पर हम पहुंचने वाले दूसरे देश हैं। इसके पहले 1995 में सोहो मिशन, जिसका नाम था सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, वह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा
लॉन्च किया गया था और 1995 में वहां पहुंचा था सूर्य के अध्ययन के लिए। और भारतवर्ष एक दूसरा देश है जो उस पॉइंट पे पहुंचा है। इस आदित्य L1 मिशन में बहुत सारे अभूतपूर्व इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो सन को 24 घंटे, सूर्य को 24 घंटे ऑब्जर्व करेंगे और आंकड़ों को प्रतिपादित करेंगे। इसके बाद आपने सुना होगा कि इसरो और भारत गगनयान मिशन को प्लान कर रहा है और ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट का चयन हो चुका है। गगनयान मिशन आने वाले समय की वास्तविकता है और ये मिशन भी प्रतिपादित होगा। सो ये हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं और भारत प्रगति कर रहा है। वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रगति बहुत ही अभूतपूर्व है। अभिषेक जी, ये तो रही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा की जानकारी। हम देखते हैं कि कई बार अंतरिक्ष विज्ञान या विज्ञान से अगर हम शुरू करें, अंतरिक्ष विज्ञान तो चूंकि एक स्पेशलाइज्ड स्टडी हो जाती है। जब कोई भी विद्यार्थी विज्ञान के क्षेत्र में आता है तो आमतौर पर उसके मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि भाई मैं ये पढ़ूंगा और मैं ये बनूंगा, या मेरी यात्रा यहां से शुरू होगी और यहां जाकर के खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, जिस तरह हम नित्य नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अंतरिक्ष विज्ञान का जो क्षेत्र है ये रोजगार और करियर दोनों की दृष्टि से बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है। आप चूंकि इस विषय के विशेषज्ञ हैं तो अंतरिक्ष विज्ञान में करियर की अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे देखते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वर्तमान समय में यह एक उपयोगी प्रश्न भी है हमारे युवाओं के लिए। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत अंतरिक्षीय कार्यक्रम में बहुत अधिक सफलता हासिल कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि हम बहुत सारे मिशंस के कॉन्सेप्ट को जनरेट कर रहे हैं और उसमें सफलता पा रहे हैं उसके प्रेक्षण में, और वैज्ञानिकीय जो अध्ययन है उसमें भी हमें सफलता मिल रही है। चाहे वो चंद्रयान मिशन हो, चाहे वो आदित्य L1 मिशन हो, चाहे वो कोई और मिशन या उससे रिलेटेड आंकड़े हों, उसके अध्ययन में और उससे रिलेटेड जो तकनीकी विकास है उसमें काफी सफलताएं और काफी विकास हमारे भारत में हो रहा है। तो इस समय स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर और स्पेस साइंस सेक्टर में अभूतपूर्व विकास है और अभूतपूर्व वृद्धि है। अब इसमें दो तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं बेसिकली। जैसे कि हम मूलभूत स्पेस साइंस की अवधारणाओं की स्टडी करें, खगोल विज्ञान की स्टडी करें, उसके लिए हम किसी भी विज्ञान के विधा में अपने को पारंगत कर सकते हैं। हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और उस तरह से हम फिर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करके इन सब विधाओं में जो बेसिक मूलभूत विज्ञान की विधाएं हैं, अवधारणाएं हैं, अंतरिक्ष से रिलेटेड उसके अध्ययन में हम सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच से या किसी भी विधा में हम इंजीनियरिंग करके तकनीकी दक्षता हासिल करके हम अंतरिक्ष विज्ञान में और स्पेस टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें कार्य कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्पेस टेक कंपनीज भी आ रहे हैं इस फील्ड में, जो सरकारी उपक्रम से और बहुत सारी और एजेंसियों से मिलके स्पेस सैटेलाइट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कार्य कर रहे हैं। तो इस फील्ड में भी विकास का कार्य हो रहा है और इसमें बहुत सारे अवसर हैं। सो इस समय भारतीय युवाओं के लिए स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अनुसंधान और उसके डेवलपमेंट में बहुत सारे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि स्पेस साइंस की मूलभूत जो अवधारणाएं हैं, जो साइंस बेस्ड अवधारणाएं हैं, उसमें भी रिसर्च के आयाम बहुत बड़े हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मिशंस हैं, फ्यूचर मिशंस के कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्यों को प्रतिपादित करने के अवसर हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इसमें विज्ञान वर्ग से और तकनीकी वर्ग से कोई भी छात्र या छात्रा अपने को पारंगत करके या स्टडी करके इस फील्ड में जाके कंट्रीब्यूट कर सकता है और स्पेस साइंस को एक्सप्लोर कर सकता है। अभिषेक जी, भारत सरकार वर्तमान समय में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर के जिस तरह की रुचि दिखा रही है, जिस तरह का बजट का एलोकेशन है, हम अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक भारी भरकम राशि खर्च करते हैं
और उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी एक अच्छा खासा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे जो युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारी और आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, वो सभी ये जानकर के बड़े प्रसन्न होंगे कि भारत सरकार कितनी तन्मयता से अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई दिशा, एक नई गति देने के लिए प्रयासरत है। और इसी क्रम में आज हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे उन प्रमुख संस्थानों की जहां से स्पेस साइंस के विद्यार्थी, शोधार्थी निकलते हैं, और उन संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जहां पर वो विद्यार्थी या शोधार्थी अपने शोध के कार्य को या अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि करियर की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। अब हम बात करना चाहेंगे कि जो बच्चे इस विषय में करियर बनाना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं या इसका अध्ययन करना चाहते हैं, वो किस तरह के संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हमारे डिस्कशन में कि इस फील्ड में अंतरिक्ष विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी या आप कह सकते हैं खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक वर्ग से और इंजीनियरिंग तकनीकी वर्ग से इन दोनों वर्गों से छात्र जा सकते हैं। उनको विभिन्न विधाओं में अनुसंधान कार्य करने होंगे। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के समय में ये अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड जो अध्ययन है वो हर तरह के संस्थानों में फल फूल रहे हैं इंडिया में, और ये बहुत बड़ी बात है। आप डिफरेंट IITs ले लें, आईसर्स ले लें, इवन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ले लें। अब वहां पे आपको विभिन्न वैज्ञानिकों के ग्रुप मिल जाएंगे जो अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स में वो अध्ययनरत है और काफी अग्रणी अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा आप और इंस्टीट्यूट्स में जाएं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और बहुत सारे अग्रगामी जो संस्थाएं हैं वहां पे भी आपको एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंस और रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक उनके ग्रुप मिल जाएंगे जो बहुत ही अग्रणीय कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो IITs हैं और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च है, जो स्पेस क्वालिफाइड टेक्नोलॉजी है, जैसे डिटेक्टर टेक्नोलॉजी जो और बहुत सारी और टेक्नोलॉजी ये ऑप्टिक्स रिलेटेड रिसर्च एंड सो ऑन, वहां पे भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि केवल इसरो ही नहीं, अब बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, बहुत सारे फ्रंट लाइन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, जैसे मैंने नाम लिया कुछ का, एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंस से रिलेटेड रिसर्च हो रहे हैं दोनों विधाओं में, चाहे वो मूलभूत सिद्धांत से रिलेटेड रिसर्च हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च हो, ये प्रतिपादित हो रहा है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है युवा वर्ग के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी युवा वर्ग के लिए कि वो चाहे वो विज्ञान वर्ग से हो, चाहे वो तकनीकी वर्ग से हो, वो अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करे और यहाँ पे अनुसंधान में संलग्न हो, वो अपने रिसर्च में संलग्न हो, और जब वो इस विधा में जाके रिसर्च करेंगे तो उनको खुद ही अपने कंट्रीब्यूशंस को प्रतिपादित करने का मौका मिलेगा, और वो इन विधाओं में, इस फील्ड में, चाहे वो बेसिक साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड साइंस हो, उसमें अपने योगदान को कर सकेंगे। अभिषेक जी, भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की एक सबसे बड़ी और कॉमन समस्या है ब्रेन ड्रेन। प्रतिभा का जो पलायन है वो हमारे लिए एक प्रमुख समस्या है। हम देखते हैं कि देश के जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, IITs हैं, NITs हैं या दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, कई बार वो बेहतर मौकों की तलाश में विदेशों में चले जाते हैं। इसके पीछे के क्या कारण आपको नजर आते हैं और भारत सरकार इस क्षेत्र में ऐसे क्या कदम उठा सकती है, ऐसे क्या प्रयास कर सकती है कि जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद, यहाँ से रिसर्च करने के बाद दुनिया के दूसरे देशों में या किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करने के बजाय हमारे देश में रुकें और हमारे देश के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मिशन हैं, उनमें काम करें। हम प्रतिभा पलायन कैसे रोक सकते हैं? जी देखिए, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये किसी भी देश पे लागू हो सकता है। ब्रेन ड्रेन जो होने का कारण होता है वो होता है लेस रिसोर्स से उच्च रिसोर्स की तरफ जाना, और ये मानव का स्वभाव है कि वो अगर अच्छा सुविधा मिले कार्य करने की या रिलेटेड सुविधाएं तो वो वहां की तरफ जाने का प्रयास करता है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि हमारे देश में विगत 2 दशकों में, ये कह सकते हैं कि काफी समय से
अब धीरे धीरे काफी विकास है। इवन आप टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस साइंस की बात करें या किसी भी और सेक्टर की बात करें, हम लोग विकास उन्मुखी हैं। हम काफी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। हम यहाँ स्पेस साइंस की विधा की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारी चर्चा में ये बहुत उभर के सामने आ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और बेसिक साइंस के क्षेत्र में काफी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। हमारे यहाँ अवसर बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अवसर बढ़ रहे हैं। तो जब ये अवसर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्रेन ड्रेन कम होगा, और वो कम हो भी रहा है। अब ये देखिए कि बहुत सारे वैज्ञानिक जो बाहर जा रहे हैं, बाहर वो रिसर्च जाके कर रहे हैं, अब वो भारत वापस आ रहे हैं, और हमारे पास जो यंग साइंटिस्ट है उनका पूल धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो किसी भी विधा में, चाहे वो स्पेस साइंस हो चाहे कोई और साइंस का सेक्टर हो। और इसी कारण से भारत में जो विज्ञान है वो अब ऊर्ध्व उन्मुखी है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जितने डेवलपमेंट दिख रहे हैं, ये चाहे वो रिसोर्स के डेवलपमेंट हो, चाहे वो फंड के डेवलपमेंट हो, चाहे वो मैन पावर के डेवलपमेंट हो, स्किल्ड मैन पावर के डेवलपमेंट हो, ये दर्शाता है कि अब ब्रेन ड्रेन का रेट कम हो रहा है या कम होता चला जाएगा। और यह आह्वान भी युवा वर्ग के लिए जो अपने को तकनीकी और विज्ञान में स्किल्ड कर रहे हैं कि इवन अगर आप बाहर जाके भी रिसर्च कार्य, अनुसंधान कार्य प्रतिपादित कर रहे हो, तो वापस आके अपने देश में कंट्रीब्यूट करें और यहाँ के जो विज्ञान और तकनीक के विकास को और आगे बढ़ाएं। अभिषेक जी, कई बार हम देखते हैं कि भारत चूंकि एक विकासशील देश है और आर्थिक संसाधनों के अभाव में कई बार जो प्रतिभाएं होती हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो भारत सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, या हमारे जो तमाम विश्वविद्यालय हैं, तकनीकी अनुसंधान केंद्र हैं, वहां से युवाओं के लिए किसी तरह की कोई सहायता, कोई स्कॉलरशिप ऐसी उपलब्ध है जिसके माध्यम से कोई युवा जो संसाधनों की कमी के अभाव में, आर्थिक अनुपलब्धता के अभाव में अपने रिसर्च के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है या अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, उसके लिए किस तरह की सुविधाएं हमारे संस्थानों में मौजूद हैं? जी, आज के समय में हमारे छात्रों के लिए अनुसंधान कार्य को प्रतिपादित करने के लिए नेशनल लेवल में बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि CSIR और UGC के द्वारा प्रदत्त स्कॉलरशिप, जिससे कि वो किसी भी संस्थान में अपने को रिसर्च में संलग्न कर सकते हैं और उस पूरे रिसर्च के दौरान उनको स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा भारतीय सरकार ने बहुत ही जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जिनको कि रिसर्च में उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैक रिकॉर्ड शो अप हो रहा है या विदित हो रहा है, उनके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रारंभ किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप एक स्कॉलरशिप है जिसको कि भारत सरकार ने शुरू किया है। इसमें कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है और वो इसकी सहायता से अपने अनुसंधान कार्य को प्रतिपादित कर सकते हैं। इसके अलावा DST इंस्पायर्ड फेलोशिप और ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स हैं जिनसे कि वो अपने अनुसंधान कार्य को प्रतिपादित कर सकते हैं। और इनके अपने नियम्स हैं, कुछ नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं और कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनको कि क्वालिफाई करना होता है। अगर कोई प्रतिभाशाली छात्र जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है, वो भी इन स्कॉलरशिप्स को लेकर अपने अनुसंधान कार्य को प्रतिपादित कर सकता है। अभिषेक जी, हमारे इस कार्यक्रम को आज बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो सेट के माध्यम से, मोबाइल फोन में, कार में, तमाम माध्यमों से इसको सुन रहे होंगे। उनके अभिभावक भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। तो अभिभावकों को या उन विद्यार्थियों को हम आज की इस चर्चा से क्या मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से वो इस उभरते हुए क्षेत्र में अपने लिए अवसर तलाश कर सकते हैं, उनके माता पिता उनको कैसे प्रेरित कर सकते हैं? तो आज के कार्यक्रम में अभिभावकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? जैसा कि हम लोग परिचर्चा कर रहे थे, भारतवर्ष में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अनुसंधान है वो काफी डेवलपमेंट के मार्ग पे है, काफी डेवलप हो रहा है और इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे युवा वर्ग के लिए। अब वो अपने को इस विधा में पारंगत करके वैज्ञानिक के रूप में बहुत सारी संस्थानों को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे स्पेस साइंस से रिलेटेड रिसर्च को प्रतिपादित कर सकते हैं। इसके अलावा इस विधा में, इस फील्ड में बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत है और वो हर ब्रांच के इंजीनियर्स की जरूरत है। तो एक बहुत ही डाइवर्स रिक्वायरमेंट है
विविध प्रकार के बहुत सारे प्रकार के तकनीकी विशेषज्ञों की, तो वो एज ए इंजीनियर साइंटिस्ट बहुत सारे संस्थानों को जैसे इसरो को और एसोसिएटेड लैब्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे देश के अंतरिक्ष विज्ञान के कार्यक्रम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं और हमारे देश को इस विधा में, इस फील्ड में काफी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। निश्चित तौर पर अभिषेक जी, आपने भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के कार्यक्रम को, भारत की अंतरिक्ष यात्रा को बखूबी हमारे श्रोताओं को समझाया। युवाओं के लिए इस क्षेत्र में किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं, किस तरह के प्रयास की आवश्यकता है उनको और किस तरह से वो इस क्षेत्र में रोजगार हासिल कर सकते हैं, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। हमारे जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को आज सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पर आपकी इन बातों से बहुत लाभान्वित महसूस कर रहे होंगे और ऐसे विद्यार्थी या ऐसे छात्र छात्राएं जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की ओर अग्रसर हैं, उनको आज के इस कार्यक्रम से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।